यो ब्रोस, वेलकम टू द चैनल एंड सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4 रिलीज हो चुका है सीजन 2 का। ये वाला जो एपिसोड था ना, ये मुझे कंपैरेटिवली पिछले 3 एपिसोड से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा देखने के लिए। कुछ लोगों को शॉकिंग लग सकता है क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं था, लिटरली मतलब कोई फाइट नहीं, कुछ नहीं था इसके अंदर, बस बातें ही थी पूरे टाइम। बट स्टिल मुझे इंटरेस्टिंग लगा। क्यों, मैं आगे बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि इस एपिसोड में हुआ क्या। एपिसोड का नाम है आई नीड टू स्टॉप फेकिंग। तो जो इस एपिसोड का नाम है वही इस एपिसोड में दिखाया गया है। जिनू जो है वो डीमन कैसल के अंदर दो बॉसेस को मार के खत्म करके उनसे दो वो मैजिकल आइटम्स लेके, जो कि उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए लगने वाला है, वो लेके आता है। उसे अभी लास्ट और तीसरा जो मैजिक आइटम है जो कि उसे लगने वाला है एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए, वो पाने के लिए उसे बॉस को हराना पड़ेगा जो कि है 100th फ्लोर पे। एंड उससे खत्म करने के लिए उसको लेवल अप करना पड़ेगा क्योंकि वो बॉस जो है वो 100% काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो उस वजह से उसे लेवल अप करना पड़ेगा। बट एज ई रैंक वो ए रैंक डंजियंस में वगैरह नहीं जा सकता। तो उस वजह से वो अपनी रैंक रीअसेस करवाना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि वो लेवल अप कर चुका है तो उसकी रैंक बढ़ने ही वाली है। उस वजह से वो रीअसेसमेंट के लिए जाता है। तभी जो वो व्हाइट टाइगर गिल्ड होता है ना, उसका जो गिल्ड मास्टर होता है बेक, उसका क्या बोल सकते हैं उसको, सर्विलेंस वाला आदमी या फिर ऑफिसर बोल सकते हो तुम लोग, जो कि स्काउट करते हैं लोगों को, हंटर्स को, एंड उनको ऑफर्स देते हैं जो कि डी रैंक या उससे ऊपर रहते हैं उनको। तो वो भी वहां पे होता है ताकि वो रिक्रूट कर सके टैलेंट्स को। वो जिनू को उधर देखता है एंड सीधा बेक को कॉल लगा देता है कि जिनू इधर पे है, जल्दी से आ जाओ। बेक उधर से निकलता है सीधा जिनू के यहाँ पे पहुंचने के लिए। उसके बाद उधर पे लोग, मतलब काफी सारे न्यू हंटर्स होते हैं जो कि नए नए अवेकन हुए रहते हैं एंड वो काफी ज्यादा नर्वस होते हैं कि भाई ई रैंक ना आ जाए मेरी, डी रैंक या फिर उससे ऊपर ही आ जाए, क्योंकि उनको पेट वगैरह पालना है अपने घर वालों का। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बस उसी जॉब पे डिपेंडेंट है कि भाई ये अगर लग गई तो मैं अपने घर वालों का पेट वगैरह भर सकूं। उधर पे एक इंसान ऐसा था कि जिसकी बेटी या बेटा कुछ तो था, उसका चाइल्ड, एंड उसकी वाइफ उसको छोड़ के चले गए थे क्योंकि वो कमा नहीं पा रहा था। तो एज अ हंटर वो कुछ कमा पाया और उनको वापस लेके आए उसके पास। तो ये काफी सारी चीजें वहां पे चल रही थी, काफी लोगों के अंदर स्ट्रेस भरा हुआ था। एंड वहीं पे अपना जिनू भी था। तो जिनू की बारी आती है और वो जब रीअसेस करवाने जाता है अपनी रैंक, तब जो वहां की मशीन होती है वो एरर दिखाती है। तो वो 2 बार चेक करती है वो लड़की, बट स्टिल वो एरर दिखाती है। तो जो वहां का मतलब मेन मैनेजर है, कुछ तो कह सकते हो तुम लोग, तो वो आता है एंड वो चेक करने लगता है कि मशीन में क्या दिक्कत है। तब उसे पता चलता है कि ये मशीन की दिक्कत नहीं है, ये उसकी मैजिक पावर की दिक्कत है। ये जो मशीन है ये जिनू की मैजिक पावर झेल ही नहीं पा रही, मतलब वो असेस ही नहीं कर पा रही, इतनी ज्यादा है। लड़की बोलते है तो इसका मतलब, तो वो दूसरा वाला जो बंदा रहता है वो बोलता है यस, इसका मतलब ये है कि ये है हमारे कंट्री का 10th एस रैंक हंटर। जो कि वो उसे तब भी बता नहीं देते, आई थिंक सो। वो उसको बाहर लेके जाते हैं, वो बोलते हैं कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप 3 दिन बाद आइए। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पे चोई जोंग इन, जो कि हंटर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, वो वू जिंचुल उसका नाम रहता है आई थिंक सो, उसके उससे बात कर रहा होता है। एंड जो वू जिंचुल होता है वो उनका हंटर्स गिल्ड का सर्विलेंस इंस्पेक्टर या ऐसा कुछ तो होता है आई थिंक सो, जो कि वही जो टैलेंट्स को फाइंड वगैरह करता है, ढूंढता है, नजर रखता है हंटर्स पे। तो वो सारी चीजें वो करता है। तो वो दोनों वहां पे बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं भाई ये अंदर से इतनी आवाज वगैरह क्यों आ रही है, मतलब ये सब कमोशन क्या हो रहा है। तो वो देखने जाते हैं वहां पे दोनों के दोनों। तभी चोई जोंगिन वहां पे जिनू को देखता है एंड बोलता है अच्छा तो इस बंदे की वजह से, मतलब जिनू की तरफ देख के बोलता है कि इस बंदी की वजह से ये सब हो रहा है। तो वो मतलब ऐसे क्वेश्चन में पड़ जाता है कि मतलब है क्या ये इंसान वगैरह। तो उसको बाद में पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें खास है, इस वजह से इतना सब हो रहा है। एंड जिनू जब चल के वहां से आ रहा होता है, वो बाहर जा रहा होता है, तभी चोई जोंगिन उससे हाथ मिलाता है, अपने बारे में बताता है एंड उससे हैंडशेक करने लगता है। बट अपना जो जिनू रहता है वो बोलता है कि आई एम इन हरी। उसकी तरफ देखता भी नहीं है, वो चोई जोंगिन की तरफ देखता भी नहीं। वो जब स्टार्टिंग में आता है ना, इंटर करता है ना, तब वो उसकी तरफ थोड़ा सा बस देखता है और बोलता है अच्छा तो ये है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कोरिया के अंदर का, जो कि फायर मेज होता है चोई जोंगिन, एंड अल्टीमेट हंटर उसको बोलते हैं। तो वो उसकी तरफ देखता है बस। एंड जब रिटर्न जा रहा होता है तब तो वो देखता भी नहीं एंड बोलता है कि आई एम इन हरी, आई हैव टू लीव, एंड निकल जाता है भाई। मतलब एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन देके निकल जाता है। वो देख के भाई इतना क्रेजी लगता है ना भाई, मतलब खतरनाक लगता है। तो चोई जोंग इन उसको, वो जिनचुल को बोलता है इसको मैंने बताया था ना कि मैं कौन हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ बताया तो था। तब इसको लगता है कि अच्छा तो ये बंदा कोई तो है, मतलब एकदम ऐसा थोड़ा इसमें देखता है वो, मेरे को इग्नोर किया।
जिनू सेंटर से निकल जाता है एंड तभी वहां पे बेक पहुंचता है एंड उसका आदमी उससे बात कर रहा होता है, तो वो बोलता है कि अभी अभी वो गया एंड उसके बाद आप आए वगैरह, वो सब उनकी बातें चल रही होती है। एंड जब उनकी बातें खत्म होती है वो देखता है चोई जोंगिन एंड वो बोलता है कि ब्रो, आउट ऑफ ऑल पीपल यही यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत खतरनाक आदमी रहता है एंड वो मतलब उस जिनू को ऑफर कर सकता है और उसको ले सकता है। बट बेक को जिनू को व्हाइट टाइगर गिल्ड में रिक्रूट करना होता है, तो उस वजह से वो काफी ज्यादा ट्राई कर रहा होता है। एंड आई थिंक उसने वो सीक्रेट रखा रहता है, जो रेड गेट का इंसिडेंट रहता है, उस वजह से सबको पता नहीं होता कि था कौन वो इंसान जो वहां से बाहर आ रखा था, जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं था। चोई जोंग इनको तब पता चल जाता है कि जिनू ही वो इंसान है जो कि रेड गेट से बाहर आया था जिंदा और व्हाइट टाइगर गिल्ड से रिक्रूट करना चाहते हैं, एंड वो चला जाता है। उसके बाद जिनू अपनी माँ से मिलने जाता है, माँ उसकी माँ के साथ वो मतलब थोड़ी देर बातें करता है, वो अकेला ही बात करता है क्योंकि उसकी माँ आई थिंक अनकॉन्शियस रहती है। जिनू जब वहां से बाहर निकलता है तब जिनचुल वहां पे खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि मैं लोगों को परखने में कभी भी गलती नहीं करता, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझसे गलती हुई। एंड वो बोलता है कि एक इंसान है कोई, तो वो तुमसे मिलना चाहता है। एंड पीछे से आते हैं मिस्टर गो, जो कि है हंटर्स एसोसिएशन के हेड, करता धरता प्रेसिडेंट आई थिंक सो, ऐसा कुछ तो है वो, मतलब हेड समझ लो, ठीक है। जिनको पता नहीं है, हंटर्स एसोसिएशन आई थिंक वो एसोसिएशन है जो सारे गिल्ड्स को और सारे हंटर्स को, जो कि इंडिविजुअल हंटर्स है और जो हंटर्स गिल्ड से एसोसिएटेड है, उन सबको मैनेज करते हैं वो लोग। मिस्टर गो उसका हेड है हंटर्स एसोसिएशन का। तो मिस्टर गो आते हैं एंड वो जिनू से बात करते हैं एंड जिनू को कन्विंस करने की ट्राई करते हैं कि वो हंटर्स एसोसिएशन में ज्वाइन हो जाए, ताकि हंटर्स एसोसिएशन का मतलब एक अपर हैंड रहे सारे गिल्ड्स के ऊपर। क्योंकि अभी सारे गिल्ड्स के अंदर स्पेशल ग्रेड जो है, मतलब एस रैंक जो है, ठीक है, स्पेशल ग्रेड नहीं, एस रैंक जो है वो हंटर्स है, तो उस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल है एंड उनमें से किसी भी गिल्ड के अंदर अगर जिनू गया तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा उनका। एंड उस वजह से वो बोल रहा था कि हंटर्स एसोसिएशन में तुम्हें मैं एक अच्छी पोजीशन दूंगा एंड तुम्हारा मतलब अच्छा पैसा मिलेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा एकदम स्मूथ रहेगी, तो मेरे साथ जुड़ जाओ, हंटर्स एसोसिएशन के साथ जुड़ जाओ और हमारा भी एक अपर हैंड रहेगा, उस वजह से सारी चीजें बैलेंस में रहेंगी। तो जिनू इसको थॉरोली सोचता है बिल्कुल कि भाई ये चीज इतनी भी बुरी नहीं है, कि भाई अच्छी खासी लाइफ मिल जाएगी, बहुत चिल लाइफ मिल जाएगी, ज्यादा कुछ करने की नहीं जरूरत पड़ेगी एंड बहुत ही ज्यादा नॉर्मल स्मूथ लाइफ उसको मिल जाएगी। बट स्टिल वो बोलता है कि आई हैव टू रिफ्यूज इट, क्योंकि मैं डंजियंस के अंदर बिलोंग करता हूँ, आई लाइक टू फाइटिंग मैजिकल बीस्ट्स। एंड वो देख के भाई मिस्टर गो जो फायर्ड अप होते हैं भाई, मतलब मिस्टर गो को अपना यूथ याद आ जाता है। वो बोलता है कि ब्रो व्हाट इज दिस यंग मैन, वो बोलते हैं कि अगर मैं सिर्फ 20 साल नहीं बस 10 साल भी अगर मैं यंगर होता ना, तो मैं इस यंग मैन के साथ लड़ता उन मैजिकल बीस्ट से डंजियंस के अंदर। तो ये सब होने के बाद हमें दोंगसू का जो पार्ट है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे दोंगसू बहुत ही बुरी हालत में होता है एंड वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है, बिल्कुल हर जगह पट्टी वट्टी लगा रखी होती है, वो हिल भी नहीं पाता, इतना ज्यादा वो बीट अप हो चुका रहता है एंड उसको पता ही है तुमने किसने मारा है। एंड वहां पे जो उसका सीन दिखाते हैं जिनू के डैड का, जब वो उसके छाती पे पैर रखा हुआ होता है, ऐसा ही कुछ तो होता है आई थिंक, मतलब बस वो ऐसा ऊपर से दिखा है, मतलब नीचे से दिखा है, तो वो काफी ज्यादा कोल्ड, काफी ज्यादा बैड एस दिख रहा था एंड देखने में इतना मजा आया वो। तो जिनू के डैड वहां पे बोल रहे होते हैं कि अगर मेरे फैमिली के बारे में कुछ भी बोला या उसको टच भी किया तो डेथ भी तेरे को मेरे से नहीं बचा सकती। एंड भाई वो उसके दिमाग में बस वही चल रहा होता है दोंगसू के, उसका बस ये होता है कि भाई मेरे को उसको मारना ही है, उसको हराना ही है जिनू के डैड को। वो बोलता है कि मेरे को एक ऐसा आर्टिफैक्ट चाहिए कि जो उसके जो अटैक्स है वो सहन कर पाए, एकदम हेवी वाला, एकदम मतलब एक्सपेंसिव और बहुत ताकतवर आर्टिफैक्ट। एंड तभी ट्रांजिशन हमारा होता है जिनू के ऊपर, जो कि काफी बढ़िया ट्रांजिशन होता है, ठीक है। वो जो ट्रांजिशन होता है ना वो मेरे को काफी पसंद है। वो बोल रहा होता है आर्टिफैक्ट के बारे में, फिर आर्टिफैक्ट वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लग जाता है, जो कि जिनू की आवाज में होता है एंड हमें जिनू दिखाया जाता है। जिनू फिर वो आर्टिफैक्ट्स देख रहा है, सर्च कर रहा है उनके बारे में। आर्टिफैक्ट्स मतलब वो उनके जो गियर्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें, एंड वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जिनू बोलता है भाई ये इतने सारे एक्सपेंसिव क्यों है, मतलब क्यों इतना ज्यादा प्राइस है इनका। तो वो अपनी इन्वेंट्री में देखता है कि कुछ है क्या मैं जो बेच के ले सकूं, मतलब ये आर्टिफैक्ट। तो उसके पास वो स्पेयर होता है एक, वो जो कि अपनी मतलब जितनी भी अपनी मैजिकल पावर है वो डबल कर सकता है, वो इतना पावरफुल स्पेयर होता है।
तो उससे लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा महंगी जा सकती है, क्योंकि अगर तुम्हारी पावर ज़्यादा है तो वो डबल होने के बाद बहुत ही ज़्यादा होगी। एंड जब वो उस पेयर को बेचने के बारे में सोच रहा होता है ना, तब मेरे दिमाग में एक आया कि अगर ये इस पेयर को बेच रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो दोंगसू है वो उस पेयर को खरीद ले, ताकि वो जिनू के डैड से फाइट कर सके, उसको हरा सके। तो उस वजह से वो भी तो खरीद सकता है वो चीज। एंड वो मेरे बाद में रियलाइज हुई, बट मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने मानवा नहीं देखी है तो मुझे नहीं पता कि उसका आगे क्या होता है, या फिर उसका कुछ दिखाया भी जाता है या नहीं दिखाया जाता है, वो सब मेरे को कुछ नहीं पता है। तो जिनू को स्पेयर बेचना होता है, बट वो एक ई रैंक हंटर होता है, एंड वैसे स्पेयर वगैरह जो होते हैं वो ए रैंक या उससे ऊपर के डंजन में मिल सकते हैं। तो उसको ऐसा हो गया कि मैं इसको बेचूं, पर इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं है मेरे पास कोई किस किस डंजन में मैंने ये पाया था, क्योंकि वो उसको रिवॉर्ड में मिला है। एंड एज अ ई रैंकर वो किसी ए रैंक डंजन में काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी ऑफिशियली एस रैंकर नहीं है, अभी तो ई रैंक ही है ना उसका। जब ऑफिशियल हो जाएगा तब वो ए रैंक्स में पार्टिसिपेट कर पाएगा डंजन्स में। तो वो एक दिमाग लगाता है। तो हंटर्स गिल्ड का एक माइनिंग का सेशन होता है, जहाँ पे वो बॉस को नहीं हराते, बस सारे जो भी छोटे मोटे रहते हैं बीस्ट उनको हरा देते हैं। एंड जो माइनर्स होते हैं वो सारे जो एक्सपेंसिव स्टोन्स वगैरह वो सब होते हैं, मैजिकल आइटम्स, वो सारे कलेक्ट करते हैं, माइन करते हैं, एंड उससे वो कमाते हैं, एंड उसके बाद वो बॉस को हरा देंगे। इस टाइप का सीन होता है। तो वहां पे अप्लाई करता है एंड वहां पे जाता है माइनिंग के लिए। जब वो साइड पे होता है तब चोई जोंग इन एंड उसकी जो वाइस मास्टर रहती है, वाइस गिल्ड मास्टर चा हाई इन उसका नाम रहता है, वो दोनों वहां पे होते हैं। एंड उनके जो हंटर्स होते हैं, फेलो हंटर्स, वो भी वहां पे होते हैं। तो अकेला भाई चोई जोंग इन होता है, वही पूरे सबको मतलब खत्म कर देता है अपने वो फायर वाली टेक्निक से। एंड निकल आते हैं वो लोग बाहर बिना बॉस को मारे। जिन्हों अपने आप को थोड़ा सा हाइड करता है ताकि चोई जोंग इन उसको एड्रेस ना कर पाए, या फिर कोई भी वहां के हंटर्स उसको देख ना पाए, उसको पहचान ना पाए। तो थोड़ा सा छुप जाता है। चोई जोंग इन तो उसको नहीं पहचान पाता, बट चा हाई इन वो ऑरा उसका थोड़ा सा सेंस कर लेती है, एंड उसे लगता है कि मिस्टर गो का ऑरा है। मतलब जो जिनू है वो अभी मिस्टर गो के लेवल का है। मिस्टर गो 81 ईयर्स का है, एंड स्टिल वो इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसको इजीली कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो उस वजह से वो काफी तगड़ी चीज हो जाती है। उसके बाद सारे लोग माइनिंग करना शुरू कर देते हैं उस गेट के अंदर। एंड जब वो माइनिंग कर रहे होते हैं तब जिनू वहां पे खड़ा होके सोच रहा होता है चीजें, एंड एक बंदा आता है और उससे टकराता है। वो मतलब एकदम ऐसे भड़क जाता है, क्योंकि ई रैंक रहता है तो सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि भाई ई रैंक को क्यों बुलाया यहाँ पे, ऐसा वैसा। वो माइनर ही होते हैं, बट स्टिल वो ई रैंक को भी एकदम मतलब ऐसा नल्ला समझते हैं। जिनू बस उसकी तरफ वो ऐसा वो तिरकस देखता है ना, उस टाइप से देखता है। एंड उसकी जो आंखें है वो ब्लूइश हो जाती है, जैसे वो बेक के टाइम पे हुई थी। एंड इतना क्रेजी सीन दिखता है वो, उसकी फटके चार हो जाते हैं। वो बोलता है कि हाँ तू कर भाई, तेरे को जो करना है कर, जा कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना माइनिंग करता हूँ। वो अपनी माइनिंग करने लग जाता है। एंड जब जिनू माइन करने लग जाता है तब सबकी फट जाती है, क्योंकि उसकी पावर इतनी खतरनाक होती है। वो मतलब बाकियों से बहुत खतरनाक लेवल पे माइन कर रहा होता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो स्पेशल रैंक है, एस रैंक है, तो उस वजह से उसके अंदर काफी पावर है बाकियों से, क्योंकि बाकी काफी लो लेवल के हैं उसके कंपैरिजन में। उनकी माइनिंग चालू होती है, उसके बाद वो लंच ब्रेक लेते हैं। जिनू बोलता है कि मैं इतना पार्ट माइन कर लूंगा, उसके बाद मैं लंच करूंगा। जब सारे लोग लंच ब्रेक के लिए निकल जाते हैं, जिनू तब बॉस के इधर जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो खुजली हो रही होती है कि भाई मेरे को थोड़ा सा बॉस को देखना है, मतलब मैं उसको डिफीट तो नहीं कर सकता क्योंकि नुकसान हो जाएगा फिर हंटर्स गिल्ड का, क्योंकि ये गेट खत्म हो जाएगा ना, फिर उसके बाद डिसअपियर हो जाएगा। तो उस वजह से मैं उसको कुछ कर तो नहीं सकता, बट देख तो सकता हूँ। तो वो देखने चला जाता है। एंड जब वो देखने चला जाता है तब उसकी और थोड़ी सी खुजली बढ़ जाती है कि भाई ठीक है, मैं डिफीट नहीं करूंगा इसको, या फिर वो सोचूंगा भी नहीं, बट थोड़ी सी फाइट तो कर ही सकता हूँ। तो वैसा उसका वो टेम्पटेशन उसकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एंड भाई अपने हाथ में अपना हथियार ले लेता है एंड पूरा एकदम रेडी हो जाता है। तभी पीछे से उसको आवाज आती है, व्हाट आर यू डूइंग हियर। जब वो आवाज आती है, जिनू पीछे देखता है एंड वहां पे होती है चा हाई इन, वाइस गिल्ड मास्टर ऑफ हंटर्स गिल्ड। वो वहां पे उसको फिर से पूछते, आई एम आस्किंग यू अगेन, व्हाट आर यू डूइंग हियर। एंड एपिसोड खत्म हो जाता है एकदम हाई पॉइंट पे, एकदम बढ़िया पॉइंट पे एपिसोड खत्म हो जाता है कि बहुत ही खतरनाक सस्पेंस हमें छोड़ के चला जाता है। एंड सारे लोग मतलब ऐसे हो गए होंगे वो एंड देखे कि ब्रो ये क्या एंड किया है तुमने, ऐसा क्यों एंड किया है, क्योंकि वो इतना खतरनाक एंड था। मतलब वो पूछती है एपिसोड एंड, मतलब एकदम शॉक कि भाई अब कुछ होने वाला है, बट कुछ नहीं होता। एकदम वो शॉक जैसा था। मतलब मेरे को भी काफी ज्यादा वियर्ड लगा वो एंड, बट काफी ज्यादा सस्पेंस वाला एंड था। एंड
एक्साइटमेंट उससे काफी ज्यादा बढ़ी कि नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होने वाला है। इस एपिसोड के अंदर काफी सारी चीजें बढ़िया थी, काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग थी। अभी काफी लोगों को यार जो मतलब सिर्फ बातें वगैरह करते हैं एपिसोड के अंदर वो पसंद नहीं है, बट इस एपिसोड के अंदर सिर्फ बातें नहीं थी। जब वो पहले जाता है असेसमेंट के लिए, अपनी रीअसेसमेंट के लिए अपनी रैंक का, तब मशीन का एरर आता है। फिर जब वो चोई जोगिन को इग्नोर कर देता है, वो वाला पार्ट। उसके बाद जब वो माइनिंग कर रहे होते हैं एंड तब वो उसकी तरफ ऐसे पीछे से देखता है, वो वाला पार्ट। उसके बाद जो चाह इन वाला पार्ट होता है जब वो एंड में आती है और उसको पूछती है, वो सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, काफी ज्यादा इंटेंस लगती है, वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। एंड ये सब चीजें देख के ना मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे एपिसोड, ठीक है। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से मुझे इंटरेस्टिंग लगा एपिसोड। बाकी कुछ इतना खतरी नहीं है, बट ये सब चीजें देख के मुझे एक्साइटिंग लगा थोड़ा सा, ठीक है। मुझे एक्साइटमेंट होती है ऐसी चीज से जब बैड एज कोई चीजें हो रही हो, ऑरा दिखाया जा रहा हो, या फिर किसी की बैड एज एंट्री हो, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगती है, एक्साइट करती है। तो मुझे ओवरऑल एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा एंड काफी क्रेजी लगा ये एपिसोड देखने में भी। आई रियली एंजॉयड दिस एपिसोड। तुमको ये एपिसोड कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।